हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं नेट का। ठीक है, तो ये देखिए जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और दूसरा प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आज ही मैं कंप्लीट करवा दूं, वरना ये इसके 2-3 पार्ट होंगे। और अभी जो हम करवा रहे थे, जो अभी हुआ है अभी जस्ट, वो 2014 का क्वेश्चन पेपर था और दिसंबर का था। ठीक है, दिसंबर के जो दोनों क्वेश्चन पेपर हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर और तीसरा क्वेश्चन पेपर, वो दोनों हो चुके हैं। तो वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है, राग दर्पण के लेखक कौन है? नारद, भरत, फकीरुल्लाह या मतंग? बहुत जल्दी आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन में आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी, फकीरुल्लाह। राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह है। राग दर्पण फकीरुल्लाह द्वारा लिखा गया है। नारद जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ चत्वरिश्चत राग निरूपण है। और नारद जी के द्वारा और भी वो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नारद संहिता लिखा गया है, संगीत मकरंद लिखा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं नारद जी के द्वारा जो लिखे गए हैं। यह ग्रंथ मध्य युगीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 6 के स्थान पर 10 मुख्य राग माने गए हैं। मतंग मुनि ने मृदेशी राग की रचना 5वीं-6वीं शताब्दी में की है। स्वरों का संक्षिप्त नाम जो है वो सारेगामा पधनि तथा वीणा पर पर्दे और रागों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं। संगीत संबंधी जानकारी 28 से 33 अध्याय में प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अख्तरी बाई किस नाम से ख्याति प्राप्त रही? मतलब कि किस नाम से इनको जाना जाता था, अख्तरी बाई को? ठीक है, अख्तरी देवी, बाई अख्तरी, बेगम परवीन सुल्ताना या बेगम अख्तरी? सही आंसर है इसका डी, बेगम अख्तरी। ठीक है, देखिए क्या है, अख्तरी बाई के नाम से बेगम अख्तरी को माना जाता है। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 में हुआ था। बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजाबादी भारत की प्रसिद्ध गायिका थीं, जिन्हें दादरा ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार पहले पद्मश्री तथा सन 1974 में मरण उपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, मरने के बाद इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 1974 में। उन्हें मलिका ए गजल के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, ये सुम्मिलित करना है आपको, आप देख सकते हैं। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूं। ये देखिए, सूची 1 है और सूची 2 है। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखिए, ए का भैरव का क्या हो जाएगा? अहीर भैरव। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा भैरवी, विलासखानी तोड़ी का ठाट क्या है? तो भैरवी। और सी का 2 हो जाएगा काफी, मालकोस से है, मालकोस का जो ठाट क्या है वो काफी है। और बिलावल का हो जाएगा अल्हैया बिलावल। अल्हैया बिलावल का ठाट क्या है? बिलावल। तो इस तरीके से मिलाया जाएगा। यहाँ भी दे रखा है नीचे, आप देख सकते हैं। भैरव का अहीर भैरव राग से, भैरवी विलासखानी तोड़ी राग से, और काफी मालकोस राग से, और बिलावल अल्हैया बिलावल राग से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राय उमानाथ बली सभागार कहाँ है? पटना, जयपुर, लखनऊ या दिल्ली?
सही आंसर है इसका सी। राय उमानाथ बली सभागार लखनऊ में स्थित है। कला संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो उसका सी लखनऊ आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतु चतु चतुश्रेय किसकी युक्ति है? नारद, लोचन या मतंग या भरत? सही आंसर है इसका ए, नारद की है। ठीक है, चतुश्रेय युक्ति नारद जी की है और यह चतुश्रेय षडज मध्यम पंचमा द्योदय निषाद गंधारो त्रिशी ऋषभ धैवतो। ठीक है, षडज मध्यम तथा पंचम की 4 श्रुतियां, गंधार तथा निषाद की 2 श्रुतियां और ऋषभ तथा धैवत की 3 श्रुतियां है। यही इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? सिंह भूपाल, सारंगदेव, लोचन या नारद? सही आंसर है ए, सिंह भोपाल। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। संगीत रत्नाकर पर टीका सिंह भोपाल ने 15वीं शताब्दी में की थी तथा कलीनाथ ने इस ग्रंथ पर टीका 14वीं शताब्दी में पर किया था तथा संगीत रत्नाकर पर एक टीका है जो गंगाराम जी के द्वारा ब्रज भाषा में सेतु नाम से किया गया। ये याद रखना। एक जो और है गंगाराम के द्वारा किया गया है टीका, वो ब्रज भाषा में किया गया, उसे सेतु नाम से जाना जाता है। तो ये सेतु वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोगूबाई कुर्डीकर की बेटी का क्या नाम है? बेगम अख्तर, शोभा गुटू, किशोरी अमोनकर या केसरबाई केरकर? सही आंसर है इसका सी, किशोरी अमोनकर। ठीक है, मोगूबाई कुर्डीकर की बेटी का नाम किशोरी अमोनकर था। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थी जिनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। किससे? अतरौली जयपुर घराने से है। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, साम गायन के 5 खंड क्या हैं? ए है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। बी है स्तोम, रैवत, अक्र, भद्र, स्तोभ। सी है उद्गीत, प्रस्ताव, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। डी है प्रतिहार, प्रस्ताव, उपद्रव, उद्गीत और निधन। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये हमेशा याद रखना। प्रस्ताव पहले आएगा और निधन बाद में आएगा। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। एक्सप्लेन करते हैं इसे। साम गायन के 5 खंड प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन माना गया है। क्या माना गया है? साम गायन के 5 खंड। सामगान में स्वर का विशेष महत्व था। साम के आरंभ में ओम स्वर से करने की परंपरा थी तथा इसका अंत भी ओम की ध्वनि से ही होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, यजुर्वेद के 4 ऋग्गित ऋषि कौन सी है? ए
होता, अर्धव्यू, उद्गाता, ब्रह्मा। फिर बी है आपका वेरूप, रैवत, अक्र, अरक है भद्र। सी है होता, अर्क, भद्रा, ब्रह्मा। ऋविज, ऋतविज या ऐसे भी कह सकते हैं। सही आंसर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी। डी आंसर, डी ऑप्शन था और ए आंसर इसका सही है। यजुर्वेद के 4 ऋतविज में होता, अर्धव्यू, उद्गाता, ब्रह्मा। यजुर्वेद में संगीत इनमें उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्म कांड के लिए होता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण तथा अरण्यक संहिता से स्पष्ट है कि साम गायकों द्वारा होता है। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम का गायन साम गायकों का सर्वप्रथम स्थान है, जिसमें 4 गायक होते हैं, जिसको क्रमशः होता, अधर्व्य, उद्गाता तथा ब्रह्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामवेद के 2 भाग क्या हैं? आर्चिक गान या गाथा गान या आर्चिक गाथा या गाथा गीत। सही आंसर है आर्चिक और गान। ठीक है, ठीक है। सामवेद के 2 भाग आर्चिक और गान हैं। सामवेद, वेदों में सामवेद को संगीत का वेद माना गया है। गंधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना गया है। तो जो गंधर्व वेद है उसी को सामवेद का ही ये उपवेद है। हाँ, क्या है? सामवेद का ही ये उपवेद है। ठीक है। संगीत का मूल सूत्र सामवेद है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गैर रूप में परिवर्तित संग्रह है। ऋचाओं को शास्त्रीय एवं परंपरागत तरीके से गायन हेतु उनको सामवेद नामक ग्रंथ में एक स्थान पर संकलित किया गया है। इसके दो रूप या भाग हैं, आर्चिक एवं गान। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है और आर्चिक के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक व उत्तरार्चिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक कालीन उत्सत संगीत क्या है? सोहर, समन, झूमर या गजल। वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है ना? सही आंसर है इसका बी। ठीक है, समन। वैदिक कालीन उत्सव समन है। वैदिक काल में संगीत का महत्व बहुत था। वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्व था। वीणा के अनेक नाम थे, जैसे महती, पिनाकी, कत्यानी, मत, घोषिका या घोषावती या कच्छपी आदि तथा गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य में इस युग में अच्छी प्रगति हुई। इस युग में रज्जु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत ताय आदि प्रकार प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्नाटक संगीत में 35 तालों को कहते हैं षड्ज या षोड सांग, सी सप्त सुलादी ताल या ध्रुव ताल। सही आंसर है इसका सी सप्त सुलादी ताल। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। कर्नाटक संगीत में 35 तालों को सप्त सुलादी ताल कहते हैं, ये याद रखना। दक्षिण ताल पद्धति
दक्षिण संगीत में तालों की अपनी एक अलग परंपरा रही। प्राचीन परंपरा में लघु का मूल्य मात्रा का था, इसी को घटाकर या बढ़ाकर अनेक तालें बनाई जाती थी। दक्षिण संगीत में तालों को लिखने के लिए 6 चिन्ह हैं, आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, सारे आप याद करके रखना क्योंकि ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ तो क्रम है, दूसरी तरफ नाम है। तो देखिए, एक नाम है, फिर चिन्ह है, फिर मात्राओं के बराबर। ठीक है, अनुद्रुत है, इसका चिन्ह देख लीजिए, ये है इसका चिन्ह, और उसके बाद ये इसकी एक है इसकी मात्रा। द्रुत इसकी 0 या सम की तरह इसका चिन्ह है और 2 मात्रा है। लघु में देखिए 1 है और 4 मात्रा है इसकी। गुरु में 5 है और 8 मात्रा है इसकी। प्लुत में ये 3 है, इसके चिन्ह 3 है और इसकी 12 मात्रा है। काक पद में x का निशान है, मतलब सम का निशान है, और 16 इसका मात्रा के बराबर मात्रा है इसकी। ठीक है, मात्रा काल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विख्यात विदुषी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पी साममूर्ति, एस के सक्सेना, कपिला वत्सायन और आर.सी. मेहता पद्म भूषण जिनको मिला है। सी आंसर इसका सही है, कपिला वत्सायन। विदुषी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1928 में हुआ था। संगीत जगत में इनको बहुत सराहनीय योगदान को देखते हुए इनको पद्म विभूषण तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, रागम तानव पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय किसको है? त्यागराज। अब ये क्या लिखा हुआ है? पच्चीमीरियम आदियपाया। ठीक है, जो भी है आप देख सकते हैं अच्छे से। महार वैद्यनाथ अय्यर, बड़ी बेलू। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, तो जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी वही है। रागम तानव पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय पंचीमीरियम आदियप्या को जाता है। अब देखो, रागम का क्या मतलब है? कर्नाटक संगीत में कृति से पूर्व या आलाप रागम तानव पल्लवी प्रकार में प्रथम है। तानव का क्या मतलब हो गया? तो आलापना या रागम के पश्चात्य लयबद्ध किंतु ताल रहित प्रस्तुत की जाने वाली मनोधर्म तानम है। तानम तथा स्थान रागम तानम पल्लवी में ही अनिवार्य रूप से गाई जाती है। अब पल्लवी क्या है? पल्लवी शब्द के 2 अर्थ हैं। कर्नाटक संगीत में किसी भी गीत प्रकार का पहला अंग पल्लवी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्दंडी प्रकाशिका में जो डंडी नहीं है, गीत स्थाई, थाया या अलापा? सही आंसर है इसका, देख लेते हैं हम। चतुर्दंडी प्रकाशिका में डंडी, जो डंडी नहीं है उसे स्थाई कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका होगा। ठीक है, क्या होगा? बी। चतुर्दंडी प्रकाशिका पंडित व्यकटमुखी ने इस ग्रंथ की रचना 1560 ईस्वी के लगभग की थी। यह दक्षिण का मुख्य ग्रंथ है। दक्षिणी संगीत के 12 स्वर की पद्धति को अंतिम रूप पंडित व्यकटमुखी ने ही दिया। सर्वप्रथम राग वर्गीकरण के लिए 72 मेलों की स्थापना की थी। इस ग्रंथ में शुद्ध स्वर सप्तक मुखारी माना गया है। 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है तथा हर मेल से 484 रागों की उत्पत्ति मानी गई है।
क्वेश्चन नंबर 16 है सुविख्यात वायलिन वादक जिनका 2012 में निधन हुआ। लाल गुड़ी रामन या चौड़िया MS गोपाल कृष्ण ईरोड विश्वनाथ अय्यर। सही आंसर है एक लाल गुड़ी जयरामन। ठीक है। वायलिन वादक श्री लाल गुड़ी जयरामन का 2012 में निधन हो गया था। इनका जन्म 17 सितंबर 1930 को चेन्नई में हुआ था। 1963 में एसोसिएशन ऑफ लाल गुड़ी म्यूजिक लवर्स द्वारा नादा विद्या तिलका 1972 भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1979 में संगीत नाटक अकादमी मिला और 2001 में पद्म भूषण मिला और 2006 में फिल्म श्री नगरम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है सही स्थान पर रखिए और नीचे दिए गए कुछ से सही संयोजन का चयन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर, जद्दू भट्ट, शैलजारंजन मजूमदार, दीनेंद्रनाथ टैगोर। कुछ आपको दिए गए हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है बी जद्दू भट्ट, दीनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ टैगोर, शैलजारंजन मजूमदार सही चयन क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है अमार सकल दुखेर प्रदीप यह रविंद्र संगीत किस मिश्र राग पर आधारित है? मारू केदारा, पीलू बरवा, भीम पलश्री मुल्तानी, यमन पुरी। और इसका जो सही आंसर है वो है सी भीम पलासी मौल मुल्तानी। ठीक है, सी आंसर होगा। अमार सकल दुखेरे प्रदीप यह रविंद्र संगीत भीम पलासी मुल्तानी मिश्र राग पर आधारित है। भीम पलासी यह काफी ठाटका राग है। जाति इसकी औडव संपूर्ण है तथा वादी स्वर है। इसका म संवादी सा है। न्यास के स्वर सा म प गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। संप्रकृति राग बागेश्वरी है और मुल्तानी जो मुल्तानी है मुल्तानी तोड़ी ठाट का है और जाति औडव संपूर्ण है। वादी प है, संवादी सा है। न्यास के स्वर जो है वो ग प नी सा और समय जो है इसका दिन का चौथा प्रहर इसका समय है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ओरे ग्रहोवासी खोल द्वार खोल यह गान किस उत्सव के लिए बनाया गया है? ए गृह प्रवेश, हेमंत उत्सव, होली या जन्मदिन। देखिए इसका सही आंसर होगा सी होली के लिए बनाया गया है। ओरे ग्रहवासी खोल हार खोल यह गान होली के उत्सव के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी कौन थे? राम प्रसन्न बंदोपाध्याय, गोपेश्वर बंदोपाध्याय, गदाधर चक्रवर्ती या जद्दू भट्ट।
सही आंसर है इसका डी, जद्दू भट्ट। रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी जद्दू भट्ट जी थे। रविंद्रनाथ जी ने जद्दू भट्ट के संगीत गायन से प्रभावित हुए तथा इसके ऊपर ध्रुपद गायन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित रविंद्र संगीत शिल्प द्वय कणिका बंदोपाध्याय एवं सुविनय राय के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ, दिनेंद्रनाथ, साहाना देवी, शैलजारंजन मजूमदार। सही आंसर है इसका डी, शैलजारंजन मजूमदार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है, उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम क्या है? ए उस्ताद मुनीर खां, बी उस्ताद मंजू खां, सी उस्ताद शंभू खां या डी उस्ताद हाजी विलायत अली खां। इसका सही आंसर होगा सी, उस्ताद शंभू खां। इनके ऊपर मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी मैंने करवा रखी है, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम उस्ताद शंभू खां था। उस्ताद हबीबुद्दीन खां का जन्म मेरठ में उत्तर प्रदेश में 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उस्ताद शंभू खां, पितामह फस्सू खां और प्रपितामह काले खां अजराड़ा घराने से प्रसिद्ध कलाकार थे। लखनऊ से इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम तबला वादक जिन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैं पहले ही बता दूं यार, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये, ठीक है। कि प्रथम तबला वादक जिन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो अल्लाह रखा, पंडित समता प्रसाद, ठीक है, पंडित किशन महाराज और उस्ताद जाकिर हुसैन। सही आंसर है उसमें सी, पंडित किशन महाराज। प्रथम तबला वादक पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, ये याद रखना। पहली बार जो पद्म भूषण मिला था वो पंडित किशन महाराज जी को मिला था, ठीक है। पंडित किशन महाराज को तबला वादक पारंगत, लय भास्कर, लय चक्रवर्ती, संगीत रत्न के अलावा वर्ष 1973 में पद्मश्री अलंकार से शुरू हुआ बड़े सम्मानों का सिलसिला अंत तक जारी रहा, ठीक है। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, 1984 में, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी ना किसी को अगर पद्मश्री भी मिल जाता है और पद्म भूषण भी मिलता है, ठीक है, तो उसमें पद्म भूषण उनका पूछा जाएगा, पद्मश्री नहीं पूछा जाएगा। जो उनको सबसे ऊंचा मिला होगा, जो अलंकार उनको सबसे ऊंचा, जो सम्मान उनको सबसे ऊंचा मिला होगा, उसके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। जिसको मान लो किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो उसका पद्म विभूषण के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पद्म विभूषण पूछा जाएगा। किसी को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न पूछा जाएगा। हाँ, ऐसी संभावना ज्यादा होती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी संभावना ज्यादा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्तुति परन का वादन किस घराने में होता है? लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना और फर्रुखाबाद घराना।
सही आंसर है इसका सी, बनारस घराना। ठीक है, स्तुति परन का वादन बनारस घराने से होता है। बनारस घराने की विशेषता जो है, तो इस घराने में लव का सर्वाधिक प्रयोग होता है तथा अनामिका उंगली को टेढ़ी करके, है ना, ये सबसे छोटी उंगली का नाम होता है अनामिका। सॉरी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तो ये अब नहीं, ये वाली बीच वाली उंगली का होता है। बीच वाली मतलब कि तीसरे नंबर पे जो उंगली आती है उसका नाम होता है अनामिका। उसको टेढ़ी करके तथा लव पर प्रहार करके ध्वनि निकाली जाती है इसमें। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं, इस घराने को लव का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अनामिका उंगली को टेढ़ी करके लव पर प्रहार करके ध्वनि निकाली जाती है। पेशकार की जगह उठान का अधिक महत्व है। इस घराने में तबला तथा पखवाज के साथ साथ नगाड़ा, हुकड़ा आदि के वादन शैलियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वामी पागल दास जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामदास शर्मा, श्री डालचंद्र शर्मा, श्री राम शंकर दास, श्री शंकरा दास। सही आंसर है इसका सी, श्री राम शंकर दास। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। स्वामी पागल दास जी का पूरा नाम श्री राम शंकर दास है। ये पखावज वादक थे। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। ये आज मैं पूरा ये क्वेश्चन पेपर नहीं करवा रहा, इसकी 2 पार्ट में बना दूंगा। 50 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, तो 25 आज और 25 कल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर अब मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम के बारे में पूछते रहते हैं, कमेंट करते हैं, और वो पूरी वीडियो देखते नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको पता चलेगा ना टेलीग्राम का नाम क्या है। हाँ, तो टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, स्पेस दे के लिख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का नाम भी, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। अगर आप लिख के करना चाहते हो सर्च तो कर सकते हो, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ये सारे कैपिटल लिखना। ठीक है, ये भी कैपिटल लिखना, सारे कैपिटल लिखना। ऑल म्यूजिक एग्जाम कैपिटल में लिखना तो आ जाएगा, और वहां से आप जुड़ सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी सूचना आती है मेरे पास, मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। बाकी 3 लोग पास हुए हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे थे, उसमें से 3 लोग हैं, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया। ऐसे लिख, अभी जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक लिख करना भी सही नहीं रहता। तो 3 बच्चे हैं जिन्होंने पीजीटी क्वालिफाई किया है, हमारे चैनल को देख के तैयारी की थी उन्होंने, पीजीटी की, यूपी पीजीटी की, और वो पास भी हुए हैं। तो उन तीनों को कांग्रेचुलेशन। आप जितने भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी, वो भी होंगे पास। धीरे धीरे करते रहेंगे कोशिश, तो जरूर पास होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।